हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कल्पना सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डीएवी पीजी कॉलेज। बच्चों, आज मैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के पेपर में फोर्थ यूनिट एडोलेसेंस डेवलपमेंट के वीडियो को आपसे शेयर कर रही हूँ। ये इस यूनिट का थर्ड वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पीरियड में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे और हम इन परिवर्तनों को 5 पॉइंट्स से कवर करेंगे। पहला है फिजिकल चेंजेस, दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा है इमोशनल डेवलपमेंट और फोर्थ सोशल डेवलपमेंट एंड फाइनली आइडेंटिटी डेवलपमेंट। तो सबसे पहला है फिजिकल चेंजेस या फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चों, एडोलेसेंस पीरियड में चूंकि इसे ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी से स्टार्ट करते हैं, तो प्यूबरिटी फेज में चूंकि बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो उनको एडल्ट की तरह से शारीरिक आकार और सेक्सुअल मैच्योरिटी लाता है। प्यूबरिटी के पीरियड में होने वाले इन परिवर्तनों को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ओवरऑल बॉडी ग्रोथ और दूसरा है मैच्योरेशन ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला हम बात करते हैं ओवरऑल बॉडी ग्रोथ की। प्यूबरिटी फेज के स्टार्टिंग में एडोलेसेंस में बहुत तेज गति से हाइट और वेट बढ़ता है। किशोरों के इस बॉडी ग्रोथ को ग्रोथ स्प्राउट कहते हैं, एडोलेसेंस ग्रोथ स्प्राउट कहते हैं। हार्मोन सेक्सुअल मैच्योरिटी के साथ साथ बॉडी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार माना गया है। इन दोनों ही परिवर्तन में बॉयज एंड गर्ल्स में भी डिफरेंस देखा गया है। अर्ली एडोलेसेंस के फेज में जहां लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी हाइट और वजन भी ज़्यादा होता है, लेकिन जल्दी ही ये बॉडी ग्रोथ में लड़के उनसे आगे निकल जाते हैं। हाइट के कंटेक्स्ट में देखा जाए कि लड़कियों की लंबाई 15 से 16 वर्ष तक बढ़ती है, जबकि बॉयज 17.5 वर्ष तक जो है 17-18 वर्ष तक जो है लगभग उनकी हाइट जो है बढ़ती है। वेट को देखा जाए तो वेट गर्ल्स जो है 10 से 14 वर्ष तक वेट गेन करती हैं, जबकि बॉयज जो है 19 से 20 वर्ष तक वेट को गेन करते हैं। बच्चों, बॉडी ग्रोथ के कंटेक्स्ट में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि इन्फेंसी पीरियड में हमने बात की थी, ग्रोथ जो है इन्फेंट्स का सिफेलो कैजुअल पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि पहले धड़ का विकास होता है, फिर परिधीय अंगों का विकास होता है। किशोरों में ये ग्रोथ जस्ट इसके विपरीत होता है, यानी पहले हैंड्स, लेग्स, फीट इनकी लंबाई बढ़ती है, ये एक्सेलरेट करते हैं और फिर धड़ की लंबाई बढ़ती है। इसी डेवलपमेंटल पैटर्न के कारण से अर्ली एडोलेसेंस में बच्चों का शरीर ऑकवर्ड लगता है। दूसरा चेंज जो है स्केलेटन डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है विकसित हो जाते हैं, टूथ जो है वो सारे डेवलप हो जाते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट वैसे तो चाइल्डहुड में ही ब्रेन सेल्स डेवलप हो जाते हैं, फिर 15-16 वर्ष तक इनकी फुल मैच्योरिटी इन ब्रेन सेल्स में देखी जाती है। सभी सेंस ऑर्गन्स का पूर्णतः डेवलपमेंट हो जाता है। मस्कुलर डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मसल्स जो है वो पहले से ज़्यादा सॉलिड, मैच्योर और मसल्स पर वो बेहतर नियंत्रण कर पाते हैं। यहाँ पर भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की में डिफरेंस देखा गया है। बॉयज़ में मसल्स स्ट्रेंथ गर्ल्स की तुलना में अधिक होता है, इसी कारण से बॉयज़ टीनेजर्स जो है सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक परफॉर्मेंस जो है वो कर पाते हैं। नेक्स्ट बॉडी ग्रोथ स्लीप एंड एराउजल में देखा जाता है। स्लीप एंड एराउजल में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। मिडिल चाइल्डहुड में जहां बच्चा 10 घंटे तक सोता था, अब वो 7.5-8 घंटे ही सोता है, जबकि अब भी उनकी ज़रूरत है कि वो 9-9.5 घंटे सोए। नेक्स्ट है मैच्योरेशन ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स।
फिजिकल डेवलपमेंट जो है बहुत तीव्र गति से होने वाले शारीरिक आकार में परिवर्तन के साथ ही सेक्सुअल फंक्शनिंग से संबंधित विशेषताओं में भी परिवर्तन एडोलेसेंस में दृष्टिगत होते हैं, जिसको हम दो पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट या विकास होता है। दूसरी ओर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल और फीमेल्स में जिसमें विजिबल शारीरिक परिवर्तन जो एडिशनल सेक्सुअल मैच्योरिटी को इंगित करता है, वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास वास्तव में बच्चों में चिंतन में संवर्धन है, प्रोग्रेशन इन थिंकिंग, यानी अब उनके सोचने का तरीका बच्चों की तरह नहीं रह गया, अब वो एडल्ट की तरह सोच पाते हैं। पियाजे ने कहा कि अब बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एंटर कर पाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि एक तो उनमें एडवांस रीजनिंग स्किल्स डेवलप हो पाती है। अब वे किसी भी परिस्थिति को ज़्यादा अच्छे तरह से समझ पाते हैं, लॉजिकल थॉट प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अब वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी परिस्थिति के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको वो समझ पाते हैं। अगर हम पियाजे के हिसाब से देखें, के अनुसार देखें, तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग वो अब कर पाते हैं। दूसरी ओर अब अमूर्त चिंतन की क्षमता भी विकसित होती है, कंक्रीट थिंकर से एब्स्ट्रैक्ट थिंकर की तरफ मूव करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट या किसी परिस्थिति या इवेंट को बिना अपने सामने उपस्थित हुए ही उसके बारे में वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। एक साइंटिस्ट की तरह से वो समाधान को खोजने का प्रयास करते हैं। अब उन्हें किसी परिस्थिति को सोचने के लिए मूर्त रूप से उसके उपस्थित होने की जरूरत नहीं होती। मॉरल रीजनिंग और पेरेंट्स से आर्गुमेंट्स के समय में भी हम ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बच्चों में देख सकते हैं। ये एडोलेसेंस जो हैं वो मोरल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, दया, क्षमा, इन सबको भी समझने में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जो स्किल्स है वो मदद करता है। अब वे एडवांस मैथमेटिक्स को भी समझ पाते हैं। इसका परिणाम स्वरूप ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का जो कैपेबिलिटी है, उसके कारण से ये भी देखा गया है कि वो मॉरल, एथिकल, पॉलिटिकल डिबेट में अब वो पहले से ज़्यादा बहुत अच्छे से सम्मिलित हो पाते हैं और अपने अल्टरनेटिव्स को, अपने बात को, अपने ओपिनियंस को वो प्रपोज कर पाते हैं, उसको जस्टिफाई कर पाते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज कर पाते हैं, डिफेंड कर पाते हैं। तो ये चेंजेस उनके उसमें देखी जाती है। कॉग्निशन के कारण से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप होने के कारण ये चेंजेस देखे जाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी हम यहाँ पर बताते चलें कि हर इंडिविजुअल में अलग अलग तरह का डेवलपमेंट होता है, वैयक्तिक डिफरेंसेस होते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे इंडिविजुअल्स इस लेवल की थिंकिंग को, कॉग्निशन को डेवलप कर सके। बहुत सारे इस स्टेज में भी नहीं डेवलप कर पाते हैं और अर्ली एडल्टहुड तक इसको डेवलप करते हैं। पियाजे ने कहा कि इस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के डेवलपमेंट के कारण, यानी कि फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस और जो थॉट प्रोसेस करने की जो योग्यता है उसमें विकास होने के कारण से बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म जो है वो घर कर जाता है इस पर्टिकुलर पीरियड में। ईगोसेंट्रिज्म क्या है? ईगोसेंट्रिज्म मतलब वो सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ फोकसिंग होते हैं, कह सकते हैं थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड इमेज फॉर्म करते हैं, स्वयं के प्रति एक वास्तविकता से विरुद्ध इमेज फॉर्म करते हैं। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं दो पॉइंट से। पहला है इमेजिनरी ऑडियंस और दूसरा है पर्सनल फेबल्स। इमेजिनरी
ऑडियंस। ज़्यादातर टीनेजर्स अपने जीवन के संदर्भ में रिलेटिवली ईगो सेंट्रिक होते हैं। कह सकते हैं कि उनको लगता है कि उनका फ्रेंड, उनसे बहुत दूर का व्यक्ति सब उनको देख रहे हैं। यंग जो टीनेजर्स हैं उनको लगता है सब वो एकदम स्टेज पर हैं और सब लोग उनको देख रहे हैं। उनमें एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्शियसनेस की फीलिंग होती है, अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी से कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं। पेरेंट्स या टीचर्स अगर कुछ क्रिटिकल रिमार्क्स देते हैं तो उन्हें लगता है वो मुझे जलील करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ पर्सनल फेबल्स, व्यक्तिगत या कल्पित कहानी कह सकते हैं, व्यक्तिगत कहानियां, चूंकि अपने सामर्थ्य के प्रति वो इतने आश्वस्त होते हैं कि दूसरे उसके बारे में सोच रहे हैं, यानी कुछ वो स्पेशल हैं, महत्वपूर्ण हैं, कुछ यूनिक हैं, उनको लगता है कि वो एकदम से अलग हैं। वो अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि वो उनका जीवन बहुत ही स्पेशल कॉज के लिए है। उनको लगता है, कई बार उनके दिमाग में ये आता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही साधारण हैं, उन्होंने बहुत ही ऑर्डिनरी जीवन अपना लाइफ जिया है। मैं तो बहुत कुछ अलग हूँ, बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ, बहुत ही महत्वाकांक्षा रहती है। लेकिन जैसे जैसे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्टैब्लिश होने लगता है, ये इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स के कारण से जो नेक्स्ट चेंजेस दिखता है बच्चों के कॉग्निशन में, वो है आइडियलिज्म एंड क्रिटिसिज्म। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की योग्यता विकसित होने के कारण एडोलेसेंस अब वास्तविकता, यानी जो रियल है, जो संभव है, उससे अलग एक आइडियलिस्टिक एंड परफेक्शनिस्टिक वर्ल्ड के बारे में, एक काल्पनिक और एकदम परफेक्ट वर्ल्ड के बारे में सोचने लगता है। इस आदर्श की भावना के कारण से उन्हें ऐसे संसार के बारे में सोचते हैं कि जहाँ पर कोई इनजस्टिस नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग आनंद में हो, इस तरह की कल्पना वो करते हैं। इस तरह की आदर्शवादिता उनमें आती है और इस आदर्शवादिता के कारण से अक्सर पेरेंट्स और टीनेजर्स में जो है कॉन्फ्लिक्ट का वो कारण होता है, ये जनरेशन गैप दिखाई देता है। अब वो हर बात को अब आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देख पाते हैं, हर चीज़ में गलतियां निकाल सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये क्रिटिसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स उनके लिए उपयोगी भी है, लेकिन धीरे धीरे उपयोगी भी है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है कि बच्चे ये समझने लगते हैं कि हर चीज़ का, हर व्यक्ति का, हर आस्पेक्ट्स की बात करें तो उसके हर दो आस्पेक्ट्स हैं हर चीज़ के। एक उसकी किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ अगर है तो उसमें कुछ ना कुछ वीकनेसेस भी है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों ही पहलू हैं, इसे वो समझ पाते हैं। जो पहले से ज़्यादा बेहतर सकारात्मक सामाजिक रिलेशंस को डेवलप करने में, मजबूत रिलेशंस को डेवलप करने में उन्हें मदद करती है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एडोलेसेंट्स जो ज़्यादा एनालिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं, वो पहले से प्रभावशाली ढंग से कॉग्निटिव टास्क को कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो बच्चे होमवर्क का असाइनमेंट है, उनमें अब वो कॉग्निटिव सेल्फ रेगुलेशंस दिखता है। अगर हम ये कहें कि ये जो 10-12 साल के बच्चे हैं वो अपने स्टडी को ज़्यादा बेहतर ढंग से प्लान कर पाते हैं। वो ये समझ पाते हैं कि अब ये करना है, अब इसके बाद हम ये करेंगे, हमें ये अचीव करना है तो हमें इसके लिए इतना टाइम चाहिए। अगर वो किसी चीज़ में फेल्योर भी होते हैं तो उसको कैसे मॉडिफाई करना है, उनके एक्शंस को क्या चेंजेस करें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, वो भी वो पहले से बेहतर कर पाते हैं। दूसरी तरफ प्लानिंग जो रोज़मर्रा का जो उनका एक्टिविटी है उसमें देखा गया है कि इतनी ऑप्शंस, इतनी अल्टरनेटिव्स उनके पास, इतनी अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको डिसीजन लेने में भी परेशानी होती है।
एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर दें तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी ड्रेस पहने, किसको पहन के हम पार्टी में जाएं। तो इस तरह का जो है डिसीजन मेकिंग का जो है कंफ्यूजन जल्दी ही उनके एक्सपीरियंसेस के साथ साथ वो खत्म होने लगता है। नेक्स्ट आप जो देखते हैं वो है इमोशनल चेंजेस या सोशल चेंजेस। हमने पहले भी बात की थी कि किशोरावस्था जो है को स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस की अवस्था, तूफान व प्रतिबल की अवस्था कहा गया है। इसका बहुत सारे कारण हैं, हमने पहले भी बात की थी, इसलिए बहुत डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, बस हम थोड़ा सा बताएं। फिजिकल मैच्योरेशन, स्वतंत्रता की चाहत, सोशल इंटरैक्शंस, पीयर इंटरैक्शन एंड ब्रेन डेवलपमेंट, हार्मोनल चेंजेस, ये सब जो है उनमें इमोशनल डेवलपमेंट लाता है। सोशल एक्सपेक्टेशंस की बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा उनको प्रतिबल में लाता है। सोशल एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो अब उनको पेरेंट्स या जो दूसरे एडल्ट्स हैं उनसे बच्चों की तरह व्यवहार करने की बात नहीं करते अब वो, लेकिन ये भी बात है दूसरी तरफ कि वो पूरी तरह से एडल्ट बिहेवियर भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, जिसके कारण से वो उनमें इरिटेबिलिटी बढ़ती है, वो थोड़ा सा परेशान होते हैं। एक दूसरी चीज़ देखें कि किशोरावस्था में बच्चे अपने भविष्य को लेकर भी काफ़ी तनाव में रहते हैं, बहुत तरह के ऑप्शंस को सर्च करते हैं, क्या उनके जीवन का लक्ष्य होगा, क्या वो करें। अब चूंकि वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहते हैं, आप लोग में से ही देखिए तो सारे ऑप्शंस को आप ढूंढते हैं, जितनी जानकारियाँ हमें नहीं होंगी उससे ज़्यादा जानकारियाँ आप आज के ज़माने में, जबकि गूगल में हर चीज़ में उपलब्ध है, आप रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? क्योंकि आप महत्वाकांक्षा रखते हैं, आप आशान्वित रहते हैं कि हम इन चीज़ों को अपने अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा आशान्वित होते हैं, जिसके कारण से आपको लगता है कि आप अचीव कर पाएंगे, और ये अच्छी बात भी है, लेकिन ये उनमें संवेगात्मक तनाव को भी बढ़ाती है। हमने हार्मोनल चेंजेस के बारे में भी प्रीवियस वीडियोस में बात की थी और लाइफ इवेंट्स के बारे में भी बात की थी, और हमने बताया था कि इन हार्मोनल चेंजेस या लाइफ इवेंट्स जो है बच्चों में मूडीनेस को बढ़ाता है, इमोशंस का जो है फ्लक्चुएशंस जो है इनके कारण से देखा जाता है। अर्ली एडोलेसेंस जब नेगेटिव लाइफ इवेंट्स को फेस करते हैं तो उनका इमोशन जो है वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल हो जाता है, अनियंत्रित, असंगत और बहुत ही तीव्र संवेग का प्रदर्शन वो करते हैं। उनमें क्रोध की अधिकता होती है, शॉर्ट टेम्पर्ड रहते होते हैं, दूसरों की चीजों को देखकर वो ईर्ष्या भाव भी रखते हैं, लेकिन धीरे ही धीरे जल्दी से ही एंड ऑफ द एडोलेसेंस अपने इन संवेगों पर वो नियंत्रण रख पाते हैं। सोशल चेंजेस के कंटेक्स्ट में देखें तो अब परिवार उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहता, बल्कि वो पीयर ग्रुप या मित्र मंडली के सजेशंस को या मित्र मंडली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। रोमांटिक इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, जिसके कारण कई बार उनका वो तनाव में भी रहते हैं, उनमें अपीयरेंस से लेकर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी देखी जाती है, वो स्वयं को बहुत ही आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं। और मित्रों के चुनाव के कंटेक्स्ट में भी देखा जाए तो वो ऐसे फ्रेंड्स बनाते हैं जो उनकी तरह के इंटरेस्ट को रखते हैं, उनकी तरह के वैल्यूज़ को रखते हैं। अब वो ग्रुप का एक सदस्य भी बनना चाहते हैं, एक लीडर की तरह से भी लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है इन बच्चों में इस फेज में देखी जाती है, बहुत तरह तरह के इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। और इसके बाद फाइनली है आइडेंटिटी डेवलपमेंट, जिसको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी डेवलपमेंट, अपनी पहचान बनाना, ये एडोलेसेंस की बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या चेंज है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम आइडेंटिटी डेवलपमेंट को बहुत ही हमें डिटेल में पढ़ना है। थैंक यू बच्चों।